बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा, फ्लक्स जो है ना, ये निकला है लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है फ्लो। अब देखें, पीछे जो वर्ड है ना इलेक्ट्रिक, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन है, स्पेस है, वहाँ पर जो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर वो किसी सरफेस में से, किसी सरफेस एलिमेंट से गुजरती हैं, तो कितनी गुजरती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दो निकलती हुई नज़र आ रही है। देखें ना, ये एक सरफेस है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है, दो हैं, तो यहाँ पर फ्लक्स 2 है। लेकिन अगर हम इस सरफेस को देखें, तो यहाँ पर इसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 2 3 4 है, तो हम कहेंगे इसका फ्लक्स 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सबसे पहले तो मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आज का लेक्चर। ठीक है, अब फ्लक्स क्या था? लैटिन वर्ड, लातीनी वर्ड, जिसका मतलब क्या था? फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बाकी ये रिलेशन भी हम समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि सर, हम तो एरिया को स्केलर पढ़ते आए हैं, आप कह रहे हैं एरिया वेक्टर है, तो भाई ये वेक्टर एरिया क्या है, ये भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। अच्छा, अब देखें, डॉट प्रोडक्ट है तो आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में, कि डॉट प्रोडक्ट में कॉज एंगल आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर फ्लक्स मैक्सिमम है ना, तो तब ई और ए के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो भी हमने इस वीडियो लेक्चर में समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि MCQs क्या क्या आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर, एरिया वेक्टर पर, और एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट हम इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़कर आए हैं। यूनिट था आपके पास न्यूटन पर कूलम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की डिटेल अंडरस्टैंडिंग की तरफ। तो टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। When we placed an element of area in an electric field, some of the lines of the force passing through it in figure 9.10। देखिए बेटा, ये एक फिगर है 9.10, जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाया गया थ्रू अ सरफेस नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो आपको रेडिश कलर की नज़र आ रही हैं, और ये येलो कलर की आपको एक सरफेस नज़र आ रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब पहली सरफेस में से अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो हम कहेंगे इसका जो फ्लक्स है वो 4 है, ए वाली जो सरफेस है। और जो सरफेस बी है, इसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं, तो हम कहेंगे इसका फ्लक्स 2 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ रही है, मार्क कर लें। द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, मार्क कर लें। थ्रू दैट एरिया, कि उस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी, वो क्या है? सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। भाई ये ग्रीक लेटर है जिसे हम फाई पढ़ते हैं, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे हम लिखते हैं फाई ई। क्या होता है जी आपके पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ए। अब ये जो आपके पास ए सरफेस थी, इससे कितने गुजरी? 4, तो हम कहेंगे इन फिगर 9.10 इज 4। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था? 4। वाइल द फ्लक्स थ्रू बी, जो बी सरफेस थी उससे फ्लक्स कितना था? 2 था। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू गिव अ क्वांटिटेटिव मीनिंग टू फ्लक्स, कहता है कि अब अगर हम एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन या मीनिंग बनाएं फ्लक्स का, वो क्या है? द फील्ड लाइंस आर ड्रॉन सच दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस एट पॉइंट रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। कहता है कि अगर आप जो है
क्वांटिटेटिव मीनिंग समझना चाहते हैं फ्लक्स का, तो आपके पास जो है वो फील्ड लाइंस आप ड्रा करें, ठीक है, और जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, मतलब वो आप ऐसे कह लें कि जो सरफेस है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो। जैसे अगर मैं यहाँ एंगल बनाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस सरफेस के दरमियान 90 डिग्री है, या यहाँ देख लें कि ये आपके पास एरिया एलिमेंट है, ठीक है। अब ये इस वक्त वर्टिकल पोजीशन में है, ठीक है, जो इसका एरिया है, लेकिन जो इससे गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके साथ 90 का एंगल बना रही हैं, सही। तो आप ऐसे भी से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यही बात वो यहाँ पर कर रहा है कि परपेंडिकुलर होगा जो ई किसी सरफेस में से गुजर रहा है ना उसके एरिया के। अच्छा, मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पर मैं टर्म एरिया वेक्टर यूज़ नहीं कर रहा, एरिया वेक्टर आएगा, ये जो ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है ये एरिया वेक्टर है, और अगर मैं आपसे पूछूँ एरिया वेक्टर और ई के दरमियान कितना एंगल है तो वो 0 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात, ये ब्लू वाला एरिया है, ब्लैक वाला एरिया वेक्टर है, बोल्ड करके लिखा है, बोल्ड करके लिखा होता है तो वेक्टर होता है। एरिया और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो आपका मसल ख़त्म करते हैं। आप परेशान हो रहे होंगे कि सर ये वेक्टर एरिया है क्या। भाई वेक्टर एरिया जो है ना, एक्चुअली आपके पास एक वेक्टर है जो किसी भी प्लेन सरफेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो लेंथ है वो एरिया ऑफ दैट सरफेस के बराबर होता है। जितना इस सरफेस का एरिया है ना, फॉर एग्जांपल 10 है, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 10 होगी, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो अब समराइज करते हैं डेफिनेशन को। तो ये देखें नीचे मेंशन है, यूजली द एलिमेंट ऑफ एरिया, ये डेफिनेशन आ रही है वेक्टर एरिया की, मार्क कर लें, इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एरिया, बोल्ड करके लिखा हुआ है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। अभी जो वेक्टर एरिया जो है ना आपके पास, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है सरफेस एरिया ए के ऑफ द एलिमेंट, एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है। और एरिया जो है, जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल कहते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया वेक्टर है इसके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है तो वो 90 डिग्री है, लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है तो वो 0 डिग्री है। प्लेन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो एरिया वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, ठीक है। ये पॉइंट ज़रा समझिएगा, इसको वीडियो को दोबारा पीछे करके देखिएगा अगर नहीं समझ आया, ठीक। तो अब आप देखें कि डेफिनेशन मार्क कर लीजिए सबसे पहले तो इन फिगर 9.11। अब ये आपके पास फिगर है 9.11 जो मैंने आपको दिखाई है। एरिया ए इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, कहता है जो एरिया है ना, अब ये एरिया वेक्टर नहीं है, ये एरिया है, यानी कि प्लेन को हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजरें। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो बेटा फ्लक्स तो मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन है। लेकिन इस प्लेन के, इस एरिया के परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान कितना एंगल है, 0 डिग्री, ठीक है। तो देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने आपको फार्मूला बताया था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या हम कह सकते हैं ई ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर तो एंगल 0 डिग्री है, तो आप लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, कॉस 0 पे बेटा 1 होता है, तो फाई ई आ जाएगा ई ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, देन ई ए लाइंस पास थ्रू इट, कितनी लाइंस गुजरेंगी, ई ए, द फ्लक्स इन दिस केस इज मैक्सिमम फाई ई ए, इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एंगल था ना थीटा, ये थीटा आपके पास एंगल किसके दरमियान है, एरिया वेक्टर और ई के दरमियान। तो अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो रहा है ना तो एरिया वेक्टर पैरेलल है, और अगर प्लेन पैरेलल है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऐसे याद कर लें, ठीक है। ये बड़े ट्रिकी पॉइंट है, पेपर में एमसीक्यूज में आते हैं। देखें इन फिगर 9.11 बी, एरिया हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड एक्सिस। अब प्लेन क्या है, पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, भाई पैरेलल है तो इसमें से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी नहीं, तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा, ऐसे ही है ना। तो अब आपका प्लेन पैरेलल है तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, देखें प्लेन अब पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। प्लेन और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कितना एंगल बनाना है, 90 डिग्री का।
तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई विच इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, जिसे हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस यहाँ पर कितना एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 पे तो जीरो होता है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। या आप देख भी रहे हैं कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस प्लेन के ऊपर या नीचे से गुजर जाएंगी, इसके अंदर से तो कोई नहीं गुजर रही, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, जीरो है। तो इस केस में फ्लक्स मिनिमम होगा। ठीक है, दोबारा सुन लें कि एरिया और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अगर बेटा आपके पास सरफेस पैरेलल है, ठीक है, तो आपके पास जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, और अगर आपकी सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो आपका एरिया वेक्टर पैरेलल है। देखिए यहाँ पर सरफेस परपेंडिकुलर थी, प्लेन परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो एरिया वेक्टर पैरेलल था। यहाँ पर आपके पास सरफेस प्लेन पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो एरिया वेक्टर क्या था, आपके परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें कि अगर कोई ऐसा केस हो कि ना सरफेस एरिया आपके पास पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, या आप ये कह लें कि एरिया वेक्टर ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। जैसे ये एक स्लोप टाइप सरफेस नज़र आ रही है, ठीक है, अब ये एक सरफेस है ग्रीन कलर की जो आपको सरफेस नज़र आ रही है, इसके नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है ए। अब ये जो एरिया वेक्टर है ना ये ई के परपेंडिकुलर है ना ये ई के पैरेलल है, तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिगर 9.11c शोज द केस व्हेन एरिया वेक्टर इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू द फील्ड लाइंस बट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कहता है कि अब जो एरिया वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर है ना वो पैरेलल है, जबकि वो ई के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो सरफेस है और उसका सरफेस का एरिया कितना होता है ए, सरफेस एरिया के साथ एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। ठीक है जी, ये देखें ये मैंने इधर रेड कलर का लिखा हुआ भी है कि ये ब्लू वाला अगर एरिया है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है एरिया वेक्टर, तो कितना एंगल बना रहे एरिया के साथ 90 डिग्री। तो ये अगर एरिया है तो ये वाली लाइन भी क्या है ब्लू कलर वाली एरिया। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने बेटा हाइपोटेनियस, और ये बच गया बेस। तो आपने ये दो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा जब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते थे, एफ एक्स की वैल्यू आती थी एफ कॉस थीटा, एफ वाई की आती थी एफ साइन थीटा, तो हम ये फार्मूलाज यूज़ करते थे ट्रिग्नोमेट्री के कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हमें अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो साइन थीटा को हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई करें, हाइपोटेनियस है ए तो परपेंडिकुलर बनेगा ए साइन थीटा और बेस बनेगी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने एरिया का वो कंपोनेंट देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स में आपने देखा था कि जो सरफेस है सरफेस एरिया वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। सरफेस एरिया जब आपके पास परपेंडिकुलर था तो एरिया वेक्टर पैरेलल था, और एरिया वेक्टर पैरेलल हुआ था तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिला था। ठीक है, तो हमने सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। तो यहाँ पर देखें तो ये वाला जो कंपोनेंट है बेस वाला ये ए कॉस थीटा है, और ये ए कॉस थीटा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है किसके बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो ए कॉस थीटा हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये प्रूफ भी एक तरह का। तो देखें वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। हमने कौन सी एरिया की प्रोजेक्शन निकालनी है, एरिया यहाँ पर स्केलर एरिया, एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ एरिया की। ये जो ब्लू कलर का आपको एरिया दिखा है इस एरिया का कंपोनेंट, ये वाला ए साइन थीटा है जहाँ पर कर्सर मूव कर रहा हूँ, और ये वाला वर्टिकल ए कॉस थीटा है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्शन फिगर 9.11c इज ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, द फ्लक्स फाई इन दिस केस, तो अगर ये ए कॉस थीटा क्या है इसके परपेंडिकुलर है तो इससे इसका जो एरिया वेक्टर होगा ए कॉस थीटा का एरिया वेक्टर वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई के, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक है, ये तो हम एरिया की बात कर रहे हैं ना जो कि स्केलर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट लिखा है कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर को आप ऊपर एरो लगाएंगे या बोल्ड करके मार्कर से लिखेंगे, एंड एरिया मीन प्लेन सरफेस जो आपके पास है कितना है एरिया वेक्टर और एरिया के दरमियान एंगल 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है
ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर, लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, बार बार मैं ये बात रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो फाई ई बेटा हमारे पास बनेगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ पैच ऑफ फ्लैट सरफेस इन टर्म ऑफ ई एंड ए इज गिवन बाय। अच्छा, एक लिमिटेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी सरफेस पर लगता है जो सरफेस फ्लैट होती है। अगर कोई सरफेस स्फेरिकल है, स्फीयर की फॉर्म में है, तो हमें उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी फ्लैट सरफेसेस बनानी पड़ेगी, फिर हम उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर में अगर लिमिटेशन आ जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स can only apply on a flat surface, या we can find electric flux only a flat surface। सरफेस क्या होनी चाहिए? फ्लैट। इन टर्म ऑफ ई एंड ए, तो फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ा ई ए कॉस थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखें जो बात मैंने शुरू में की थी वो एंड में आ रही है कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द नॉर्मल टू द एरिया। नॉर्मल टू द एरिया क्या था भाई? ये एरिया आपके पास ब्लू वाला, तो इसके नॉर्मल तो एरिया वेक्टर है। तो ये एक्चुअली थीटा क्या है? एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर के दरमियान। ठीक है, तो अक्सर पेपर में हमसे क्यूज पूछता है कि अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम है मैक्सिमम है? तो आप फौरी झट से बता देंगे कि आपका आंसर क्या है? मैक्सिमम, क्योंकि कॉस क्या है? ज़ीरो, पैरेलल है। लेकिन सम टाइम वो बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए कहता है कि इफ़ द सरफेस एरिया is parallel to the electric field line then the electric flux will be minimum maximum। कुछ बच्चे मैक्सिमम लगा देते हैं लेकिन आंसर बनता है मिनिमम, क्योंकि भाई अब वो एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा, अब वो खाली एरिया की बात कर रहा है। तो खाली एरिया एरिया वेक्टर के साथ 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, तो एरिया जो आपके पास है अब वो इस केस में पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो एरिया पैरेलल है तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, और कॉस 90 बनेगा, तो आंसर मिनिमम आएगा इस केस में एमसीक्यूज का। ठीक है, और देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डॉट प्रोडक्ट थी आपके पास ई डॉट ए, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो आप कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीइंग अ स्केलर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। इट्स ऐसा यूनिट इज, अब ई का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसका यूनिट आ गया जी। तो यहाँ तक था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।